स्वागत है आप सबका। कल हमने अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में कणों द्वारा कायिक प्रवर्धन को डिस्कस किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। और नंबर 2 कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में ये दोनों प्रकार की जड़ें पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि हिस्सा लेती हैं। मूसला जड़ें जैसे जो काष्ठीय वृक्ष है उनकी मूसला जड़ें नया प्रणव उत्पन्न करती है, जिससे कि नया पादप बनता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि शीशम, नीम, सेज, अमरूद इत्यादि। ये भी पादप हैं जिनकी मूसला जड़ें कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं, यानी कि इनकी मूसला जड़ों से एक नया पादप बन जाता है। दूसरी है हमारी अपस्थानिक प्रकार की जड़ें, जो कि जिसका उदाहरण है शकरकंद, और दलदली। इनकी अपस्थानिक प्रकार की जड़ें वे एक नए पादप को जन्म देती हैं, जैसे शकरकंद और डहेलिया। अपस्थानिक जड़ें आप जानते हैं, अपस्थानिक जड़ें की अगर परिभाषित करें अपस्थानिक जड़ें को, तो अपस्थानिक जड़ें क्या है? वे जड़ें जो पौधे के मूलांकुर भाग के अतिरिक्त अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं, यानी कि जड़ों की उत्पत्ति स्थल है मूलांकुर। मूलांकुर भाग के अतिरिक्त अन्य भाग से उत्पन्न होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें, यानी कि अपस्थानिक जड़ें जो है रेडिकल पार्ट से ना निकल करके अन्य भागों से निकलती है। तो उसके जो उदाहरण है अपस्थानिक जड़ों के शकरकंद और डहेलिया। अब इस नंबर 2 के बाद अपना नेक्स्ट जो है वो है पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पादपों में पत्तियों से भी कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे सबसे अच्छा इसका उदाहरण है जिसे ब्रायोफिलम नाम से भी कहा जाता है। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा को आप ब्रायोफिलम भी कहते हैं। पत्थर चट्टा की पत्ती के किनारों से अपस्थानिक कलिका निकलती है।
यानी कि जो हमारा प्लांट है इसका नाम है ब्रायोफिलम, इसकी पत्ती के जो मार्जिन्स हैं वहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो वृद्धि कर एक नए पादप को जन्म देती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बिगोनिया। अब ब्रायोफाइलम में आपने देखा कि किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही हैं। बिगोनिया प्लांट में पर्णधन एवं पर्ण स्राव से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। ये इन दोनों पादपों में मुख्य अंतर है कि पत्थर चट्टान के पत्ती के किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जबकि बिगोनिया के पर्णधन एवं पर्णस्राव से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। लेकिन दोनों में कायिक प्रवर्धन पत्ती द्वारा ही होता है। इसको एक बार डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। डायग्राम से समझिए। ये अपने ब्रायोफाइलम की लीफ है और इसके ये जो मार्जिन है यहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। ये कलिकाएं निकलती है और वृद्धि की और वृद्धि से मैं बात कर रहा हूँ। जबकि जो हमारा बिगोनिया प्लांट है उसमें ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए ये देखिए ये इसकी लीफ है बिगोनिया प्लांट की, ये इसकी पर्णस्राव है। तो यहाँ से यानी कि ये जो पर्णस्राव आपको दिख रहे हैं इन पर्णस्राव से अपस्थानिक कलिका बनने लगती है जो पृथक होकर एक नया पादप बनाती है। एक तो ये बात है इसका कि पर्णस्राव से निकलती है और दूसरी है बात इसमें कि पर्णरंध्र से भी निकलती है। पर्णरंध्र ये है कि यहाँ से भी इसकी अपस्थानिक कलिका यहाँ पर भी बन सकती है। यानी कि पर्णरंध्र और पर्णस्राव से बिगोनिया में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब नंबर 2 जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो आप याद रखेंगे कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर इसके स्थान पर पुष्प कलिकाओं, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र व कलिका बन जाती है। क्या बन जाती है? पत्र प्रेट कलिका बन जाती है। इसके स्थान पर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रेट कलिका बन जाती है कुछ पादपों। यह पत्र प्रेट कलिका कैसी होती है? बहुकोशिकीय। यह पत्र प्रक्रिया कैसे है? बहुकोशिकीय एवं मांसल है जो वृद्धि कर
एक नव पादप को बनाती है, यानी कि नए पादप को जन्म देती है। बहुकोष्ठीय है और मांसल है। अच्छा, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर प्रपत्र कलिका बन जाती है जो बहुकोष्ठीय एवं मांसल है और जो वृद्धि करके नव पादप को जन्म देती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि यह मातृ पादप के, कहां पर बनती है, मातृ पादप के पुष्पीय अक्ष पर बनती है, यानी कि प्रपत्र कलिका कहां बनेगी, मातृ पादप के पुष्पीय अक्ष पर बनती है जो बहुकोष्ठीय एवं मांसल होती है, जो इस पौधे से पृथक होकर एक नव पादप को जन्म देती है या बनाती है। एग्जाम्पल क्रिया आपने याद रखना है। आगे दूसरा इसका एग्जाम्पल है डोमा और रतालू। आगे ग्लोबा, रतालू, इन सब में कायिक प्रवर्धन इस प्रपत्र कलिका के द्वारा होता है। इस प्रपत्र कलिका को बुलबुली भी कहा जाता है, यानी कि प्रपत्र कलिका को आप बुलबुली कह सकते हैं। आगे प्लांट डायग्रामेटिकली इसको समझिए। ये प्लांट हम मान लेते हैं कि ये अगेन प्लांट, इस अगेन प्लांट पर ये देखिए, ये बिल्कुल इस पर ये लगे हुए हैं अक्षीय पक्ष, ये सभी प्लांट की पत्ते चल जाते हैं सभी प्लांट। दूसरा हमारा है रतालू। ये रतालू प्लांट का एक हिस्सा है और ये पुष्पीय अक्ष पर, पुष्पीय अक्ष पर क्या लगी हुई है, पत्र कलिका। ये उदाहरण है रतालू। और ये आपका प्लांट होगा आगे, ये आगे पादप है और ये है आपका फल। तो आप देख सकते हैं कि पुष्पीय अक्ष पर जो प्रपत्र कलिका है वो ये है। ये अपने चार प्रकार के प्राकृतिक रूप से होने वाले प्रवर्धन जो हमने डिस्कस करिए। अब इससे आगे प्राकृतिक के बाद हमारा आता है कृत्रिम। कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है। तो पहले तो आप ये जानिए कि मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा विकसित कायिक प्रवर्धन की विधियां कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आती हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा अनेकों पादपों की श्रेष्ठ एवं उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम श्रेष्ठ एवं उन्नत किस्मों का विकास करता है।
इसके लिए अधिकतर यूज होती है, तो आप क्या करेंगे, आर्थिक महत्व वाले पौधों के, यानी कि जो आर्थिक महत्व के पौधे हैं उनके लिए इस विधि का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। अच्छी किस्में हम इस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और इस विधि में मानव द्वारा टेक्निक्स जो बनाई गई हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब ये इसके टाइप्स देखें। कृत्रिम कायिक जनन की जो मुख्य दुनिया है वो 3 प्रकार की है मुख्य रूप से। फर्स्ट है आपका कर्तन, यानी कि कटिंग। दूसरा है आपका दाव लगाना, जिसे आप लेयरिंग बोल सकते हैं। और नंबर 3 है ग्राफ्टिंग, यानी कि रोपण। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 3 मेथड, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब कटिंग टेक्निक के अंतर्गत आप स्तंभ कर्तन, यानी कि स्टेम कटिंग, एक तरीका ये। दूसरा तरीका इसमें है मूल कर्तन, यानी कि आपको जड़ों की कटिंग करनी है। तो आपको पता चला कि कटिंग हमारी विधि है वो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। स्टेम की कटिंग के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराएं या जड़ कटिंग। दूसरा हमारा है लेयरिंग मेथड, दाव लगाना विधि। ये भी 2 प्रकार की है, पीला दाव और वायु दाव या गुट्टी या आगे ग्राफ्टिंग मेथड के भी कई टाइप्स हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले कर्तन कटिंग की बात करते हैं। कटिंग मेथड में देखा स्टेम कटिंग जो अप्लाई होती है, इनकी ट्रांसफर होती है अप्लाई, उसको जरा देखते हैं। यानी कि स्तंभ कर्तन के द्वारा आप किन पादपों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकते हैं आर्टिफिशियल। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप तने के द्वारा करना क्या है आपको इस मेथड को अप्लाई करने के लिए कि जिस पादप का आप प्रवर्धन करवाना चाहते हैं उसके तने के छोटे छोटे आप टुकड़े काट लीजिएगा और फिर उनको जमीन में बोना। बस आपको ध्यान रखना है कि जो तना आप ले रहे हैं उस पर पर्व संधियां होनी चाहिए, यानी कि पर्व संधियों से युक्त तने के छोटे छोटे टुकड़ों को जमीन में रोप दिया जाता है। जैसे गन्ना, अंगूर, और ये स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल्स। आप इन पादपों में तने की कलम से प्रवर्धन कर सकते हैं, इनको उगाया जा सकता है। दूसरा हमारा था सेकेंड रूट कटिंग।
कटिंग के एग्जाम्पल्स आप देखिए, सेब, अंगूर, नीम। इस प्रकार हमने तने की कलम बना करके उसका प्रवर्धन कराया था। इसी प्रकार मूल कर्तन में भी आप इस प्रकार कर सकते हैं कि जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आप उसे जमीन में रोकते वक्त आप अपना ध्यान रखें कि जड़ों को आपको ऊर्ध्वाधर ही रोकना है, यानी कि आपको ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही इस जड़ को जमीन में दबाना, जिससे कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में जब आप उसको लगाएंगे ऊर्ध्वाधर स्थिति में, तो जो अपस्थानिक कलिकाएं मिलेंगी वो इसको 30 भाग से मिलेगी। इसलिए आपको इस स्थिति में इस जड़ को लगाना है। इसकी स्टेम कटिंग के बाद अपना नेक्स्ट था लेयरिंग, मेथड नंबर 2। यानी कि दाब लगाने में फर्स्ट मेथड था टीला दाब। दूसरा जो मेथड तरीका यूज करते हैं वो है बाली दाब। बाली दाब या गुट्टी लगाना, बाली दाब या गुट्टी लगाना। टीला दाब, इस मेथड को आप उन पौधों के लिए यूज कर सकते हैं जिनके तने और जिनकी शाखाएं लचीली, यानी कि तने एवं शाखाएं लचीली, ये उन पौधों पर आप इस मेथड को यूज करते हैं। करना क्या होता है टीला दाब में, ये जो पालक है, मान लीजिए कोई प्लांट है और ये उसकी शाखाएं हैं, उसको ये लीव्स पत्तियां हैं, इसकी एक शाखा को आपको उस जमीन में दबाना है। ये शाखा आपने ली, उस पर पत्तियां ली, आपने इसको दबा दिया। कहाँ दबा दिया आपने इसको? जमीन के। ये यानी कि ये जो हिस्सा है ये जमीन के अंदर, यानी कि आपने देखा कि पत्तियां जिस स्थान से निकली हैं वो स्थान कौन सा है? पर्व संधियों। अब इस प्लांट की जो पर्व संधियां हैं उन्हीं से नई जड़ मिली, यानी कि उसी क्या होगा? आप स्थानिक जड़ें मिली, यानी ये पार्ट जो ये और ये जो हिस्से थे इसके पर्व संधियों की थे, यानी कि अब उनको आपने मिट्टी में दबाया, तो इस भाग से अब स्थानिक जड़ें उस समय के पश्चात निकलने लगेंगी। ये अब स्थानिक जड़ें निकलेंगी, अब इससे डिग्रोथ करने लगेंगे, प्लांट जब ये ग्रोथ करने लग जाए, यानी कि दबे हुए भाग से जैसे पत्तियां ऊपर गिरने लग जाए, तो आप इसको यहाँ से कट करें, अलग जहाँ आप रोपित करना चाहते हैं इस पादप को फिर आप अलग कर सकते हैं। यहाँ आप इसको बोना चाहते हैं तो यहाँ से, यानी कि ये इन पादपों को आप अलग मुख्य पादप से पृथक करके अलग भूमि में रोप सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ इस दाब लगाना जो विधि है इसकी खास बात क्या है? इससे पहले जो आपने विधि पढ़ी उसमें क्या था कि उसमें हम तने की और जड़ की कलम बना रहे थे, यानी वो काट करके जमीन पर रोपित कर रहे थे। लेकिन इस विधि की खास बात क्या है
कि इसमें मुख्य पादप से अलग किए बिना पौधे के भाग को अपस्थानिक जड़ों के लिए प्रेरित किया जाता है। ये खासियत है इसमें कि प्लांट इसकी ये जो भाग था इसका जो शाखा है इसको हमने मुख्य पादप से पृथक नहीं किया और पृथक किए बिना ही इससे हमने अपस्थानिक जड़ों को निकलवाया यानी कि ग्रो करवाया, वृद्धि करवाया। तो ये इस दाब लगाने वाली खास बात। इसमें फर्स्ट का हमारा पीला दाब जो हम ऐसे पौधों पर अप्लाई करते हैं जिनके तने एवं शाखाएं लचीली होनी चाहिए जिससे उन्हें आसानी से जमीन में दबाया जा सके। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे उस पीला दाब मेथड के लिए एग्जाम्पल जो है वो है हमारा मोगरा और चमेली इनके लिए हम इस विधि का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड था वायु दाब। दूसरी वाली विधि है वायु दाब या गुट्टी दाब। यह विधि जैसे कि आपने पिछली विधि में याद रखा कि वह विधि ऐसे पादपों के लिए पौधों के लिए यूज होती है जिनकी शाखाएं होते हैं लचीले होते हैं। उसमें याद रखना है ये वृक्षों के लिए यूज होती है यानी कि जिनकी शाखाएं मोटी आसानी से जमीन में नहीं दबाई जा सकती उनके लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि वृक्षों के लिए करते हैं इस विधि में ये करते हैं कि मान लीजिए शाखा किसी पादप की और आपको वहां पर करना क्या है हमें हमारे मेन फोकस किसमें है मुख्य पादप से अलग किए बिना अपस्थानिक जड़ों के लिए प्रेरित करना। हमें यानी प्रेरित करना है इसके लिए अपस्थानिक जड़ के लिए पौधे के भाग। तो हम ये चाहते हैं कि इस पादप की इस शाखा से अपस्थानिक जड़ें निकलें। तो उसके लिए हमें क्या करना है हमें ये जो शाखा है जहाँ पर हम अपस्थानिक जड़ें निकलवाना चाहते हैं तो उसको उसकी जो छाल है उसको हम रिमूव कर देंगे यानी कि इस छाल को कट करा सकते हैं। इस छाल के हुए भाग पर गीला कपड़ा या गीली रुई लपेट देंगे। क्या लपेट देंगे आप गीली मिट्टी रुई लपेट देंगे जिससे यहाँ इस भाग को नमी मिलती है। उसके बाद आप उसको कवर कर देंगे किसी कपड़े से हम उसको कवर कर देंगे और फिर उस पर नमी बनी रहे उसके लिए हम व्यवस्था ये करेंगे कि यहाँ दूसरी शाखा यानी उस पादप की दूसरी शाखा पर एक पात्र रख देंगे जिसमें क्या भरा हुआ है जल यानी जिसमें पानी भरा हुआ है और वो उसमें से पानी बूंद बूंद करके वहाँ तक पहुँचता है। ये व्यवस्था में इस प्रकार की इसको नमी देने के लिए इस पात्र से जल की बूंदें हैं वो यहाँ तक पहुँचती रहे बूंद बूंद करके और यहाँ नमी बनी रहे। इससे कुछ सप्ताहों के बाद यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि हम इसको क्या करेंगे कपड़ा लपेटकर आपने इसको बांध दिया है। अब जब जड़ें विकसित हो जाए तब इस भाग को आप यहाँ से पृथक करके जहाँ आप इसे रोपित करना चाहते हैं वहाँ आप इसे लगा सकते हैं एक नया पादप। तो यानी कि दाब लगाना की मुख्य ताकत ये थी इसमें पादप को मुख्य पादप से पृथक किए बिना ही अपस्थानिक जड़ों के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके दो तरीके थे वायु दाब और अपना पीला दाब। पीला दाब हम कॉमन भी यूज कर लेते हैं जिनकी शाखाएं लचीली हैं जबकि जिनकी कठोर शाखाएं हैं तो इनके लिए हम वायु दाब या गुट्टी लगाना कहते हैं। अच्छा ये जो भाग आपको दिख रहा है इसी भाग को गुट्टी कहा जाता है।
ये भाग क्या है? यही भाग है यानी जो ढका हुआ भाग है कपड़े से, जो आपने ढका है, उसी भाग को कहते हैं गुत्ती। इसलिए इस मेथड का दूसरा नाम है गुत्ती लगाना। ये इसका गुत्ती लगाने वाला एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें याद रख लीजिए। यह गुत्ती लगाने की विधि है, हम किस के लिए करते हैं? नार के लिए और नारंगी और आपका और ये इसके एग्जाम्पल है। गुत्ती या दाब विधि इन उत्पादों पर आप अप्लाई कर सकते हैं और ये इसका तीसरा जो हमारा प्रकार था रोपण, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारी रोपण की विधि है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत